नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भक्ति पुराण स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जो कि स्त्री पीछे से लेती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि स्त्री पीछे से लेती है। दोस्तों, आपसे विनती है, इस कहानी को आगे देखने से पहले हमारे भक्ति पुराण स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, नगर में रहने वाले एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ था। उन दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर थी। उन्हें पूरे नगर का सबसे सुंदर और आदर्श प्रेमी जोड़ा कहा जाता था। उनके प्रेम के किस्से पूरे नगर में मशहूर थे। उन दोनों के बीच में इतना प्रेम था कि पूरे नगर में उनके प्रेम की मिसालें दी जाती थीं। लोग कहते थे कि प्रेम हो तो इनके जैसा। उस प्रेमी जोड़े के घर का एक नियम था जिसके बारे में सारे नगर को पता था, और वह यह था, जब रात में पूरे नगर की मशालें बुझ जाती थी तब भी उनके घर के छत के ऊपर एक मशाल जलती रहती थी, और वह पूरी रात जलती थी। उनके इस प्रेम के बारे में उस राज्य की राजा और रानी को भी मालूम था। राजा और रानी उनके प्रेम के कई किस्से सुन चुके थे। एक रात राजा साहब जब अपनी रानी के साथ महल की छत पर खड़े होकर आकाश देख रहे थे, उसके बाद नीचे अपने नगर को देखा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन एक मकान की छत पर मशाल जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद चर्चा शुरू इस बात पर हुई कि उस व्यापारी का जो प्रेम विवाह हुआ था, लोग उन्हें एक आदर्श पति पत्नी का जोड़ा मानते हैं। लोग कहते हैं कि उनके बीच में बहुत गहरा प्रेम है। आखिर यह कैसे हो पा रहा है? यह शादी इतनी सफलतापूर्वक कैसे चल रही है? राजा ने कहा कि सारा जो साथ है वह पति दे रहा है। पूरी निष्ठा, त्याग और समर्पण पति की तरफ से है। पति बहुत समझदार है, उसी की वजह से यह रिश्ता इतना सुंदर है। रानी ने कहा, ऐसा नहीं है। पत्नी बहुत समझदार है, वह बहुत ही सुशील और संस्कारी है। उसे पता है रिश्तों को कैसे संभालना है। उसी की वजह से यह रिश्ता इतनी खूबसूरती से चल रहा है। दोनों के बीच में बहस होने लगी। राजा ने कहा, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा। एक काम करते हैं, एक छोटी सी परीक्षा रखते हैं। रानी ने कहा, ठीक है, बताइए क्या करना है। राजा ने कहा, हम व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों की परीक्षा लेंगे और यह पता करेंगे कि उनके बीच कितना प्रेम है और यह प्रेम सच्चा है या नहीं। राजा और रानी ने मिलकर एक छोटी सी योजना बनाई। योजना के अनुसार रानी ने अपनी सबसे प्रिय दासी को बुलाया और उस व्यापारी के घर भेजा। घर जाते ही दासी ने कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे कहने में संकोच हो रहा है। व्यापारी ने कहा, कोई बात नहीं, आप कहिए। दासी बोली, मुझसे रानी साहिबा ने कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार देंगे तो रानी साहिबा आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। वह आपके चरित्र और आपकी सुंदरता पर खुश हैं। वह आप पर मोहित हो गई हैं। व्यापारी ने कहा, आप मेरी तरफ से रानी साहिबा से क्षमा मांगिए। उनसे कहिए कि 1000 रानियां भी आ जाएं, तब भी मैं अपनी पत्नी को नहीं मार सकता। मैं जीवन भर उसके साथ रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। वह दासी यह संदेश लेकर वापस रानी के पास चली गई। अब परीक्षा लेने की बारी राजा की थी। दोस्तों, उस व्यापारी की पत्नी की राजा ने उसी दिन अपने एक करीबी नौकर को एक संदेश के साथ व्यापारी के घर भेजा। दोस्तों, नौकर व्यापारी के घर पहुंचकर उसकी पत्नी से कहने लगा कि राजा साहब ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा साहब ने कहा है कि अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो राजा साहब आपसे विवाह कर लेंगे और आपको राज्य की महारानी बना देंगे। व्यापारी की पत्नी ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा कि आज रात में 1 से 2 बजे के बीच हमारे छत पर जो मशाल जलती है वह बुझ जाएगी, और जब मशाल बुझ जाए तो समझ जाना कि मैंने अपनी पति की हत्या कर दी है। राजा साहब से कहना कि मैं उनका यह प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। नौकर यह संदेश लेकर तुरंत राजमहल पहुंचता है और राजा से जाकर कहता है कि व्यापारी की पत्नी ने तो आपका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और आज रात को 1 से 2 बजे के बीच में जैसे ही उसके छत की मशाल बुझेगी वह अपने पति की हत्या कर देगी। ऐसा उसने बोला है। दोस्तों,
राजा ने फटाफट सैनिकों की एक छोटी सी सेना तैयार की और कहा कि देखिए, हमें बचाव के लिए तैयार रहना है। आप सबको उस व्यापारी के घर के बाहर छुपना है और जैसे ही उसके छत की मशाल बुझे तुरंत उस व्यापारी के घर के अंदर जाना है और उसकी जान बचानी है। सबने कहा ठीक है महाराज। दोस्तों, रात में राजा महल की छत पर चढ़ा, रानी भी साथ में थी। दोनों ये देख रहे थे कि क्या सच में मशाल बुझेगी या नहीं। मित्रों, चौंकाने वाली बात यह थी कि रात में 1 से 2 बजे के बीच मशाल बुझ गई। उस रात भी व्यापारी जब रोज की तरह दुकान से घर वापस आया तो खाना खाने के बाद वह सोने चला गया। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा रोज होता था, लेकिन रात में 1 से 2 बजे के बीच व्यापारी की पत्नी ने अपना काम कर दिया। उसने अपने तकिए के नीचे एक तेज धार वाला खंजर छुपा रखा था और मशाल बुझाते ही उसने उस खंजर से अपने पति की गर्दन काट दी। जैसे ही वह मशाल बुझी, राजा के सैनिक तुरंत खिड़की तोड़कर व्यापारी के घर के अंदर गए। उन्होंने उसकी पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन व्यापारी की जान को नहीं बचा पाए। यह खबर सुनने के बाद उस रात राजा को नींद नहीं आई। सुबह उसका दिमाग गर्म था, गुस्से में था। उसे खुद के ऊपर ही क्रोध आ रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया, यह क्या हो गया। उसका महिलाओं को देखने का मन नहीं कर रहा था। उसे स्त्री जाति से नफरत हो गई थी। उसे लग रहा था यह क्या धोखेबाजी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राजा का क्रोध और मन उसके काबू से बाहर हो गया था। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े और बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, सुनो, अभी मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार करने और शाम को मेरे महल वापस आने से पहले हमारे राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबके सर कटवा दो, उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। नगर की एक भी औरत जिंदा नहीं बचनी चाहिए। यह मेरा आदेश है और तुम्हें यह काम करना ही होगा। इतना कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल की तरफ चला गया। दोस्तों, उसके बाद मंत्री के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। राजा साहब ने यह कैसा आदेश दिया है, उन्हें स्त्रियों से ही नफरत क्यों हो गई। दोस्तों, मंत्री बूढ़े पिता के पास गया जो कि एक समय में उस राज्य का मंत्री था और जाकर कहा, पिताजी, राजा पागल हो गया है। उसने आदेश दिया है कि राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं उन सबके सर कटवा दो, सबको खत्म कर दो। राजा को नारी जाति से नफरत हो गई है। मंत्री का जो बूढ़ा पिता था उसने कहा, बेटा, सबसे पहले तो तुम छुप जाओ, क्योंकि शाम को जब राजा आएगा तो सबसे पहले वह गुस्सा तुम पर ही निकालेगा। मैं राजा साहब से बात कर लूंगा, तुम परेशान मत होना। शाम को राजा शिकार से वापस आया और आकर देखा कि उसके नगर में महिलाएं वैसे ही घूम रही हैं, सब रोज की तरह अपना काम कर रही हैं। यह देखकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने महल में मंत्री को ढूंढा और नहीं मिला तो उसके घर पहुंच गया। घर जाकर पूछा तो पता चला मंत्री वहाँ नहीं था, वहाँ था उस मंत्री का बूढ़ा पिता। मंत्री के बूढ़े पिता के पास राजा गया तो मंत्री के पिता ने कहा, राजा साहब की जय हो, कहिए राजा साहब, कैसे आना हुआ है। राजा तो क्रोध से भरा हुआ था। उसने कहा, तुम्हारा बेटा कहाँ गया है। सुबह शिकार में जाने से पहले उसे एक आदेश दिया था, उसने माना नहीं। अब तो मैं सबसे पहले उसी का गला काटूंगा। अब मुझे उससे नफरत हो रही है। मंत्री के बूढ़े पिता ने राजा से कहा, मुझे पता है कि आप क्यों परेशान हैं। आपके एक फैसले की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई और आपके सामने आपको जो लगता था कि यह एक प्यार वाला रिश्ता है, वह धोखेबाजी वाला रिश्ता निकला। जो धोखा मिला है, आप उससे परेशान हैं। इस धोखे वाली घटना ने आपको अंदर से इतना परेशान कर दिया है कि आपको नारी जाति से नफरत हो गई है। आप सभी नारियों को खत्म कर देना चाहते हैं। राजा साहब, आपका आदेश माना जाए उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके पिताजी के समय जब उनका राजपाट था तब उनका मंत्री था। मैं आपको उस समय की एक घटना बताता हूँ, बस आप इस घटना को धैर्य से सुन लीजिए, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा, जल्दी बताइए, जो भी बात है आपके पास है। तब उस मंत्री के पिता ने, जो एक समय में उस राज्य का मंत्री था, उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उसने कहा, राजा साहब, एक बार मैं आपके पिताजी के साथ शिकार के लिए निकला था। हम रास्ता भटक गए थे।
मैं जंगल में अंदर की तरफ चला गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तभी मैंने देखा कि एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आया, एक रस्सी मुझ पर फेंकी और मुझे बांधकर अपने साथ ले गया। मैंने बहुत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। मुझे पता नहीं था कि कहाँ लेकर जा रहा है। वो मुझे कब्रिस्तान में लेकर गया। जब वह मुझे कब्रिस्तान में लेकर गया तो मुझे लगा कि आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वहाँ एक कब्र थी। उस कब्र के पैरों की तरफ उसने एक गड्ढा खोदना शुरू किया और मुझसे कहा कि चुपचाप इस काम में मेरा साथ दो। हमने मिलकर के वहाँ 2 कब्र खोदी। मुझे यह तो समझ आ गया था कि उनमें से एक में मुझे दफनाया जाएगा, मेरी मौत निश्चित है। दूसरे में किसको दफनाया जाएगा मुझे पता नहीं था। वहीं पास में ही एक खंडर था। वह जो योद्धा था वह फटाफट दौड़ के उस घर की छत पर गया। मैं भाग न जाऊं इसलिए उसने मुझे घोड़े से बांध रखा था। खंडर की छत पर पहुंचकर उसने एक सर कटी लाश वहां से नीचे फेंक दी। मैं डर गया क्योंकि वह जिसकी भी थी ऐसा लग रहा था कि अभी अभी उसकी हत्या की गई है। वह योद्धा उतरकर वापस नीचे आया और मुझसे कहा कि सुनो, इसको लाना है। जो एक कब्र वहाँ पहले से थी उसके पैरों की तरफ वाले गड्ढे पर उस सर कटी लाश को दफना दिया गया। राजा साहब, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि यह जो दूसरी कब्र है उसमें मेरा सर काट कर मुझे दफनाएगा। लेकिन उस योद्धा ने अपने मुंह पर जो कपड़ा बांधा हुआ था उसे हटाया। वह एक जवान महिला थी, एक अत्यंत खूबसूरत कन्या थी। उसने कहा कि घबराओ मत, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो और मैंने तुम्हें इसीलिए बंदी बनाया है ताकि मेरा संदेश सही जगह पहुँच जाए। तुम इस राज्य के राजा को जाकर मेरा संदेश देना कि उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वह राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति की हत्या कर दी। यह मेरे पति की कब्र है जिसके नीचे एक और कब्र हमने खोदी है, और यह जो लाश है यह उसी राजकुमार की लाश है जिसे अभी हमने दफना दिया है। और उसके बाद वह बोलती चली गई कि अब मैं अपना गला काट रही हूँ, अपनी जान दे रही हूँ और अपने पति के पास वाली कब्र में हमेशा हमेशा के लिए, जब तक नाम निशान रहे तब तक के लिए दफन होना चाहती हूँ। यह जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ और अगली बार जहाँ भी हम जन्म लें जिंदगी भर साथ रहें। इसी तमन्ना के साथ इनकी बगल वाली कब्र में दफन होना चाहती हूँ। मुझे दफन कर दीजिएगा। और यह बोलकर उसने अपना गला काट दिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस औरत ने जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अपने मृत पति के लिए, उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस बात से दुखी और परेशान हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने धोखा दिया है। आप इस महिला के बारे में सोचिए जिसने अपने पति के लिए अपनी भी जान कुर्बान कर दी। सिर्फ एक महिला के विश्वासघात और धोखेबाजी की वजह से आप कहां सारी महिलाओं को खत्म करने चले थे। अपने फैसले को बदलिए। राजा साहब, राजा को बात समझ में आ गई और उसने अपना आदेश वापस कर लिया। कहानी बहुत छोटी है लेकिन हम सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देकर गई है। हम सब लोग जिनको जिंदगी में कभी ना कभी धोखा मिला है, उस वक्त हम अंदर से टूट जाते हैं और यह मानना शुरू कर देते हैं कि यह दुनिया बड़ी खराब है, यह धोखेबाज और चालाक लोगों से भरी पड़ी है। किसी एक व्यक्ति की वजह से जिसने हमें धोखा दिया है, हमें लगने लगता है कि यह लड़का खराब है। सारे ही लड़के खराब होते हैं, सारी लड़कियां खराब होती हैं, धोखेबाज होती हैं। हम हर इंसान को एक ही नज़र से उसे देखना शुरू कर देते हैं, किसी एक धोखेबाज व्यक्ति की वजह से जिसने आपको धोखा दिया है। बाकियों को भी उसी तराजू में तोलना बंद कीजिए। जिंदगी में हमेशा याद रखिए, अगर इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। और अगर आपको एक जगह से धोखा मिल गया, आपका एक रिश्ता टूट गया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा ही धोखा मिलेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना दोस्तों। और आपका एक प्रश्न और था कि स्त्री पीछे से क्या लेती है। साथियों, स्त्री अपने सर पर जो पल्लू को ओढ़ती है वह अपना पल्लू पीछे से खींचती है, उसी के लिए स्त्री पीछे से लेती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।